द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। आजम खान को एक मामले में बाइज्जत बरी कर दिया गया है और मामले में इसलिए बाइज्जत बरी किया क्योंकि वो शिकायत सिर्फ डीएम के कहने पर दर्ज कराई गई थी। यानी वो मामला डीएम के कहने पर दर्ज कराया गया क्योंकि डीएम से 36 का आंकड़ा आजम खान का था, इस वजह से शिकायत दर्ज कराई थी। ये बात वादी ने स्वयं स्वीकार कर ली है कोर्ट में, जिसके बाद केस तो खत्म हो गया, लेकिन उस केस की वजह से आजम खान को जो दिक्कतें झेलनी पड़ी, क्या उसका कोई इलाज है, क्या उसका कोई रास्ता है, वो शायद नहीं होगा। वादी ने कहा कि डीएम ने मुझसे आजम खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। एमपी एमएलए कोर्ट ने पलट दिया निचली अदालत का फैसला। तो निचली अदालत का जो फैसला था उसको एमपी एमएलए कोर्ट ने पलट दिया। आजम खान कोर्ट से तो बरी हो गए, लेकिन विधायकी चली गई। इसी मामले में उनकी विधायकी गई थी, विधायकी उनकी चली गई, लेकिन अब हो क्या सकता है, अब ये एक और मामला चल रहा है, उसमें बाइज्जत बरी होंगे, तब जाकर इनको फिर से चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त हो सकता है। लेकिन इस मामले में, जिस मामले में उनकी विधायकी गई, वो मामला दरअसल गलत था। पुष्पराज यादव ने भी इसको ट्वीट किया कि डीएम के दबाव में आजम खान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई थी। ये खुद मुद्दई का कहना है। आजम खान कोर्ट से बरी हो गए, लेकिन विधायकी चली गई। यूपीएससी पास कर निकले सुरमाओं की अभी भी जय जयकार हो रही है। इक्का दुक्का को छोड़ दें तो एक भी ऐसा बाबू नहीं मिलता जिसने सरकार की नाक में दम किया हो। ये भी सीधे तौर पर लोगों द्वारा रिएक्शन किया जा रहा है कि डीएम मेड मी फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट आजम खान सैड, जो प्लेंटिफ है जिसने शिकायत दर्ज कराई, जो वादी है, उसने बाकायदे कहा है। पुष्पराज यादव आगे भी इस पर ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि जिसने सरकार की नाक के नीचे रीढ़ सीधी रखी हो, डीएम कटघरे में है तो उसे गैर कानूनी काम करने पर मजबूर करने वाली योगी सरकार भी उतनी ही कटघरे में खड़ी है। सरकार तो बेशर्म है, लेकिन यूपीएससी में टॉप कर सरकारी ढर्रे में ढल जाने वाले साहेब बहादुरों को भी शर्म कहाँ है। सत्ता के चरण पकड़कर कानूनी दांव पेचों के खेलने का नाम है आईएएस। यही उनकी ट्रेनिंग है। जवाबदेही ना सरकार में है और ना ही उनमें, ये सीधे तौर पर लिखा जा रहा है। भैया विधायकी तो चली गई, लेकिन ये जो शिकायत है, जो मामला है, उस मामले को लेकर ज़रूर सवाल खड़े हो गए। कोर्ट ने माना है कि आजम ने कोई सांप्रदायिक टिप्पणी नहीं की थी और हिंसा भड़काने के लिए कोई बयान नहीं दिया था। डीएम के दबाव में केस दर्ज कराया गया था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मंत्री आजम खान के हेट स्पीच मामले में एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश अमित वीर सिंह ने शिकायतकर्ता अनिल कुमार चौहान का बयान दर्ज कराकर निचली अदालत द्वारा सपा के वरिष्ठ नेता को पूर्व में दी गई 3 साल की सजा को पलट दिया। सरकारी कर्मचारी गवाह इस मामले में आजम खान के बरी होने का आधार बनी। एमपी एमएलए कोर्ट ने बुधवार को दिए गए फैसले में अनिल कुमार चौहान के बयान की ओर इशारा भी किया। कोर्ट ने कहा कि आजम ने कोई सांप्रदायिक टिप्पणी नहीं की थी और हिंसा भड़काने के लिए कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया था जिससे हिंसा भड़के, ये बाकायदा कोर्ट ने कहा। 27 अक्टूबर 2022 को निचली अदालत के फैसले में कई त्रुटियां थी। निचली अदालत ने 3 साल सजा सुनाई थी। इसके बाद आजम खान की विधानसभा की सदस्यता खत्म हो गई थी। कृषि विकास अधिकारी एडीओ अनिल कुमार चौहान ने कोर्ट को बताया कि मैंने जिला निर्वाचन अधिकारी इस मामले में डीएम के दबाव में शिकायत दर्ज कराई थी। अदालत ने पाया कि आजम और उनके परिवार के तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट आंजनेय कुमार सिंह के साथ खट्टे रिश्ते थे। यानी जो डीएम साहब के साथ उस समय रिश्ते आजम खान के थे, बेहद खट्टे थे, बेहद तल्ख थे। शायद यही वजह है कि डीएम साहब ने उस मसले को लेकर इशू खड़ा कर दिया और फिर एफआईआर दर्ज करवा दी। अदालत के आदेश में तत्कालीन डीएम पर टिप्पणियां करते हुए कहा कि वो एक आपराधिक शिकायत दर्ज कर सकते थे या एक दीवानी मुकदमा दायर कर सकते थे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने चौहान पर शिकायत दर्ज करने के लिए दबाव डाला। अदालत ने पाया कि आजम खान पर लगे आरोप आईपीसी की धारा 153 है, दुश्मनी को बढ़ावा देना, 505(1) सार्वजनिक शरारत और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 के तहत आने वाले अपराध के मूल तत्व कहीं भी नहीं पाए हैं। यानी कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा जिन मामलों को लेकर एफआईआर दर्ज की गई, और दूसरे से भाई डीएम साहब चाहते तो खुद ही मामला दर्ज कर सकते थे, खुद ही शिकायत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने दूसरे किसी से कहकर शिकायत दर्ज करवाई और फिर इस तरीके की धारा लगाई। अब जब कोर्ट में इसकी जांच हुई, पहले तो निचली अदालत में उनको सजा सुना दी गई 3 साल की। जब वो हाई कोर्ट पहुंचे तो हाई कोर्ट में जब इस पूरे मसले की जांच शुरू हुई तो एक एक कर परत दर परत चीज़ें खुलने लगी और फिर बाद में पता लगा कि भैया आजम खान ने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं था। ये सब कुछ जो हुआ था वो डीएम के दबाव में हुआ था। जिलाधिकारी महोदय से रिश्ते आजम खान के ठीक नहीं थे, उसी का खामियाजा शायद आजम खान को भुगतना पड़ा। यानी आप समझिए किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए लोग अगर इस तरीके से चीज़ें करेंगे तो सवाल खड़ा हो जाएगा, फिर न्याय मांगने कहाँ जाएंगे। जो अन्याय के साथ खड़े, जो फर्जी लोगों को फंसाने के लिए काम करते, सिर्फ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपना ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए इस तरीके की चीज़ें करते हैं, तो अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एथिक्स की क्लास यूपीएससी में
ली गई है उस एथिक्स क्लास का क्या मतलब है, ये अपने आप में समझना होगा। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों का संदर्भ लिया और कहा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B बयान वाले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की पहचान करना और इसे पेश करने के तरीके का वर्णन करना, इसके बुनियादी अनुपालन का पालन नहीं किया गया था। न्यायाधीश अमितवीर सिंह ने अपने फैसले में अभद्र भाषा के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रवासी भलाई संगठन बनाम भारत संघ के फैसले को आधार बनाया। इसमें कहा गया था कि केवल असंसदीय भाषा का उपयोग अभद्र भाषा की श्रेणी में नहीं आता है। अमीश देवगन बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असंसदीय शब्दों की जांच उचित मजबूत दिमाग वाले दृढ़ और साहसी पुरुषों की जानी चाहिए, ना कि जो कमज़ोर है और अस्थिर दिमाग वाले हैं, और ना कि जो खतरे को भांपते हैं। इसी आधार पर जो है कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि भाई देखो, ये जो किया गया है आज़म खान के खिलाफ जो ये सब किया जा रहा है वो ठीक नहीं है। अब लोगों का इसी पर रिएक्शन आ रहा है। लोग कुमार विवेक ऑफिसर लिखते हैं कि विधायकी बहाल होनी चाहिए, यानी फिर से विधायकी इनको मिलनी चाहिए जो इनकी सीट, क्योंकि लोकसभा से इस्तीफा देकर बेचारे विधायक बने, लेकिन विधायकी भी चली गई, उस पर उपचुनाव हुए। तो वही लोग कह रहे हैं कि विधायकी बहाल होनी चाहिए, क्योंकि जब आरोप ही निरस्त हो गया है तो कार्रवाई किस आधार पर, ये भी कहा जा रहा है कि भैया ये कार्रवाई किस आधार पर की जाए उनके ऊपर, ये सब कुछ जब हुआ है तो। सत्यपाल अरोड़ा लिखते हैं कि डीएम पर किसका दबाव था, इसका भी खुलासा होना चाहिए। ये भी लोग पूछ रहे हैं, सत्यपाल अरोड़ा हैं, वो पूछते हैं कि डीएम किसके दबाव में काम कर रहे थे, क्योंकि डीएम की अगर जो है भाषा तल्ख थी या व्यवहार तल्ख था या खट्टापन था आज़म खान से, तो फिर इतने बड़े मामले में हस्तक्षेप करने से पहले ज़रूर डीएम साहब सोचेंगे कि अगर व्यक्तिगत सेटिस्फेक्शन के लिए यहाँ हम जाएंगे तो फिर मामला गंभीर हो सकता है। तो यही लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे जांच होनी चाहिए कि आखिरकार डीएम साहब के पीछे कौन था। और दबी जुबान से लोग सरकार की ओर इशारा ज़रूर कर रहे हैं कि बिना सरकार के आदेश के डीएम इतना बड़ा कदम तो नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि डीएम को अगर कार्रवाई को करनी होती है इन सब मसलों को लेकर तो खुद कार्रवाई करते, ना कि किसी को इशारा करते कि इधर तुम जो है कार्रवाई करो। ऐसा राजपूत लिखती है, सारे लोग तो बिके हुए हैं, अब इस कोर्ट, कानून और पुलिस पर विश्वास नहीं रहा ये सब देखकर। अब तो जिसके साथ गलत हो लोकल 20 न्यूज़ चैनल वालों को और पूरे घर परिवार को लेकर थाने के सामने धरने पर बैठ जाओ और लाइव चलवा दो कि हमारे साथ यहाँ इस तरह से गलत किया जा रहा है, फर्जी फंसाया जा रहा है। मतलब ये भी कहा जा रहा है कि अब तो भैया किसी पर भरोसा नहीं रह गया, कब किसको कैसे फर्जी फंसा दिया जाए और फिर 10 सालों बाद 20 सालों बाद ये पता लगता है कि नहीं, वो जो आरोप था वो तो आरोप ही था, वो दोष नहीं था, दोष मुक्त हो गया वो। लेकिन उस 10 से 5 साल में, 2 साल में, 3 साल में उसकी ज़िंदगी जैसे बर्बाद होती है, इसका मतलब जो कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। रमेश चंद्र सैनी लिखते हैं कि जब शिकायतकर्ता कहने से आज़म खान की विधायकी की जा सकती है तो डीएम की नौकरी क्यों रही। यानी जब गलत काम करने के लिए जो आरोप सिद्ध हो जाते हैं आज़म खान पर, आज़म खान की विधायकी रद्द हो जाती है, उपचुनाव हो जाते हैं, तो यही सवाल जनता पूछनी चाह रही है कि जब इतना बड़ा मामले खुलासा हो गया, कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है, डीएम के आदेश पर यह सब कुछ हुआ है, तो डीएम की नौकरी क्यों नहीं जानी चाहिए, ये भी लोग सवाल उठा रहे हैं। राहुल लिखते हैं कि डीएम में दम है तो सरकार से पंगा ले, उनकी हैसियत नहीं है, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी पड़ेगी विधानसभा में। आप समझिए, अब इस तरह से देवराज जाट है, वो लिख रहे हैं, मैं आज़म साहब का विरोधी तो नहीं हूँ, पर उनका आईएएस से जूते साफ कराऊंगा वाला बयान क्या जायज़ था। ये भी लोग, ऐसे भी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ये भाई क्या चीज़ है। तो आप अंदाज़ा लगाइए किस तरीके से अब सवाल पूछे जा रहे हैं और ये कहा भी जा रहा है कि एक बार फिर से विधायक आज़म खान बन सकते हैं, क्या उनकी विधायकी वापस लौट सकती है, क्या उस डीएम पर कार्रवाई हो सकती है, या डीएम ने ये सब कार्रवाई किसके कहने पर करी है, किसका दबाव था उनके ऊपर, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।